बस एक रात कल्पना कर सकते हैं आप? तो कीजिए ना, गोवा के होटल में गुजारी गई उस एक रात की कल्पना करिए, जिस एक रात ने उमा भारती के सियासी करियर को हमेशा हमेशा के लिए तबाह करके रख दिया। 70 mm के सिल्वर स्क्रीन पर अपना जलवा बिखेरती बिपाशा ने जब सियासी रंगमंच से अपनी नई सियासी पटकथा का आरंभ कर रही उमा का हाथ थाम, तो चलिए हमारे साथ 3 मई 1959 के रोज बुंदेलखंड की अयोध्या कहे जाने वाले राम राज्य सरकार के विशिष्ट कृपा क्षेत्र टीकमगढ़ के डुंडा गांव के भीतर, जहां गुलाब सिंह नाम के एक छोटे से निम्न आय वर्ग के किसान के घर जन्म हुआ था, उनकी बिटिया उमा का। परिवार आस्तिक प्रकृति का था, घर में भजन कीर्तन का माहौल रहा करता था, तो नन्ही सी उमा के बाल मन पर रोजमर्रा के काम निपटाते हुए भी भगवान के भजनों में ही लीन रहने वाली उसकी मां के भजनों का असर कुछ इस कदर पड़ा कि 5-6 बरस की उम्र पार करते करते कब उसकी मासूम सी आवाज में लिपटे हुए सम्मोहक स्वरों से सजे सुंदर सुंदर भगवान के भजनों पर समूचा गांव मोहित होने लगा, ये किसी को समझ ही नहीं आया। 7-8 बरस की उम्र पार करते करते तो आलम यह पहुंच चुका था कि आस पड़ोस के गांवों में भी किसी भी भजन कीर्तन की मंडली का बगैर इस नन्ही सी कन्या के स्वागत ही नहीं किया जाता था। और जब उमा के सम्मोहक भजनों में 11-12 बरस की उम्र पार करते करते उनके पिता के पढ़ाए हुए धर्म ग्रंथों के आलोक ने अपनी जगह बनाई, तो 12-13 बरस की उम्र पार करते करते समूचे टीकमगढ़ के सामने नजर आई बाल कथावाचक उमा भारती, जो जब व्यासपीठ पर विराजमान हो मानस और भागवत जैसे ग्रंथों की सम्मोहक शैली में सस्वर कथाएं सुनाया करती थी, तो नीचे बैठे हुए श्रोतागण मानो मंत्रमुग्ध हो एकटक अचरज भरी निगाहों से उसे देखते रह जाते थे। आरंभ में उमा को टीकमगढ़ के ही आस पड़ोस के इलाकों से कथाओं के आमंत्रण मिलते थे, मगर ज्यों-ज्यों वक्त आगे बढ़ा उमा की प्रसिद्धि भी जिले की सीमाओं को पार कर सूबे के अलग अलग इलाकों में पसरने लगी, और इसी के साथ उमा को मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से कथाओं के आमंत्रण मिलने लगे। इन्हीं शहरों में शुमार था एक शहर दमोह, जहां से यूं तो बरस 1973 में उमा के लिए कथावाचन का एक साधारण सा आमंत्रण आया था, जिसे देख तब शायद ही किसी ने इल्हाम भी किया हो कि एक रोज यही साधारण सा कथावाचन आमंत्रण उमा की जिंदगी में असाधारण परिवर्तन करके रख देगा। मगर कैसे, इसे समझना है तो हमारे साथ चलना पड़ेगा ना आपको दमोह के उसी कथा पंडाल के भीतर, जहां व्यासपीठ पर बैठ 14 बरस की उमा सम्मोहक शैली में भगवान की कथा सुना रही थी, और नीचे बैठे हुए श्रोताओं की आंखों से आंसू झर रहे थे। और उन्हीं श्रोताओं में शुमार था एक अति विशिष्ट नाम, वो नाम जो आगे चलकर उमा की जिंदगी की तकदीर, तस्वीर, तासीर, तबीयत सब कुछ पलट के रख देने वाला था। नाम राजमाता विजया राजे सिंधिया, यानी ग्वालियर राजघराने की राजमाता, जो 14 बरस की नन्ही सी कन्या के मुखार बिंदु से निकले हुए इन अद्भुत वचनों से जितनी प्रभावित हुई थी, उससे कहीं ज्यादा भावुक हुई थी, क्योंकि उन्हें व्यासपीठ पर विराजमान नन्ही सी उमा में अपनी वसु नजर आ रही थी। और शायद यही वजह थी कि दमोह की इसी कथा के बाद राजमाता विजया राजे सिंधिया ने उमा के सर पर जो अपना वरद हस्त रखा, ममता की जो छत्र छाया दी, तो फिर ताउम्र राजमाता विजया राजे सिंधिया ने वसु के बाद उमा को अपनी पुत्री ही माना। गौर करिएगा, ये वही राजमाता विजया राजे सिंधिया थी जो तत्कालीन भारतीय जनसंघ के सबसे कद्दावर सियासी चेहरों में से एक गिनी जाती थी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी खुद जिनका पैर छूते थे, उन्हें मां कह के पुकारते थे। तो जब इतने बड़े सियासी चेहरे का वरद हस्त आपकी पीठ पर एक दफा पड़ जाता है,
तो पगों को सियासी गलियारों की ओर बढ़ने से रोकना असंभव हो जाता है। यही वजह थी कि बरस 1973 के बाद यकीनन बतौर कथावाचक उमा का यश चहुओर पसर रहा था, मगर उमा के दिल में आहिस्ता आहिस्ता ही सही सियासत एक छोटा सा छिद्र कर रही थी, जिस छिद्र को और अधिक प्रतिच्छेदित किया बरस 1984 के लोकसभा चुनावों ने, जब उमा की मां समान विजया राजे सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 लोकसभा के टिकट मांगे, दोनों अपनी 2 बेटियों के लिए। पहला वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए भिंड से और दूसरा उमा भारती के लिए खजुराहो से। मगर तकदीर का खेल देखिए, दोनों बेटियों ने जी तोड़ मेहनत कर चुनाव लड़ा, मगर 84 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा की सहानुभूति की आंधी के आगे न वसुंधरा का दुर्ग बचा, न उमा के सपनों का शहर बस सका। सियासी पंडितों ने कहा वसु का तो फिर भी कल्याण हो जाएगा बाबोसा के वरद हस्त के चलते, मगर उमा की सियासी नैया तो पहला सफर तय करने से पहले ही गोता लगा गई। मगर शायद ऐसा ऐलान करने वाले सियासी पंडित भूल गए थे कि जिस पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। तो ये तो उमा का सियासी सफरनामा था। ज्यों ही 1985 के बाद उमा पर राम की छाया हुई, राम की कृपा हुई, उमा का थमा हुआ सियासी कारवां कब शोहरतों के 7वें आसमान पर नजर आने लगा, किसी को समझ ही नहीं आया। चूंकि बरस 1986-87 के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस राम रथ पर सवार हो अपनी सियासी मंजिल की ओर कदमताल बढ़ाने का सपन देख रही थी, उस राम रथ में पड़ने वाला सबसे बड़ा ईंधन अगर कहीं से मुमकिन हो रहा था तो वो उमा भारती का मुखार बिंदु था, जिससे निकले हुए आग उगलते भाषण हिंदुस्तान के गली चौक चौराहों पर रेडियो और टेप रिकॉर्डर से बजते हुए हर हिंदुस्तानी के हृदय में जो हिंदू लहर पैदा करने की कोशिशें कर रहे थे, उन्हीं कोशिशों का तो अंजाम था बरस 1989-90 के दौर में वो राम मंदिर आंदोलन, जिसने देखते ही देखते समूचे हिंदुस्तान की सियासी दिशा और दशा हमेशा हमेशा के लिए पलट के रख दी। और जाहिराना तौर से जब आप इतने बड़े सियासी आंदोलन के प्रणेताओं में शुमार हो चुके हों, तो खजुराहो की आवाम आपको एक अदद लोकसभा चुनाव में अपना वोट देकर संसद तो पहुंचा ही सकती है। भला इसमें हैरत की कौन सी बात। मगर हैरत की बात थी 1989 के बाद 91, 96, 98 तक लगातार खजुराहो की जनता का दिल जीतकर खजुराहो का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद के भीतर अपनी सदस्यता बनाए रखना। चूंकि लगातार 4 दफा खजुराहो से चुनाव जीतने का इतिहास ना उमा के पहले किसी ने रचा था, ना उमा के बाद आज तक कोई रच सका है। और अब जब बात इतिहास की दहलीज तक पहुंच ही चुकी है, तो इतिहास तो निर्मम होता है ना, महज तारीखों में रटता है तारीखें। तभी तो इतिहास के आईने में देखेंगे तो उमा की 1989 से 98 तक की समूची यात्रा बस इन्हीं 4 चुनावों के इर्द गिर्द नजर आती है। मगर अगर उमा के दिल में उतर के देखेंगे, उमा की निजी जिंदगी में झांक कर देखेंगे, तो इल्हाम हो जाएगा आपको कि ये सहज, सरल और निरंतर उत्तरोत्तर गति से बढ़ती हुई उमा की सियासी यात्रा महज एक मृग मरीचिका से ज्यादा और कुछ नहीं है, जहां दुनिया की नजरों में चमकने वाली शोहरतें आंखों का धोखा हैं, नजरों का भ्रम है। सच है, इस वक्त के उमा के दिल पे लगाए वो जख्म, जिन जख्मों के मायने महज दर्द, दुख, तकलीफ और पीड़ा है। यकीन करिए हमारा, उमा ने समूची जिंदगी में जितनी तकलीफें नहीं झेली हैं, शायद उतनी तकलीफ अकेले इस दौर ने उमा को दी है। कैसे, इसका जवाब जानना है। लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं एक मोहब्बत के टूटने के गम में, तो सोच कर देखिएगा उमा के दिल पर क्या गुजरी होगी अपनी ही मोहब्बत का गला अपने ही हाथों से घोट देने पर। घुट के रह गई थी उमा,
मगर शायद किसी ने उमा की निजी जिंदगी में उतरकर उमा के उस दर्द को टटोलने की कोशिश की ही नहीं, क्योंकि सबको तो महज बाल मुड़ाकर एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो का नारा लगाने वाली वो आक्रामक उमा नजर आती है। मगर हम आज आपके सामने उस उमा का परिचय कराने नहीं आए हैं, क्योंकि उसे तो दुनिया देख रही है। हम आपको उस उमा से मिलवाने आए हैं जिसे सिर्फ उमा जानती हैं, जिसके एहसास महज उमा महसूस कर सकती है। वो एहसास जिसने उमा के दिल को पहली दफा छुआ था तब जब बरस 1991 में उमा की पहली दफा मुलाकात हुई थी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले KN गोविंदाचार्य से। यकीन करिए हमारा उमा के दिल में भी एहसास जागे थे, उमा के दिल ने भी अरमान सजाए थे, मगर उमा और गोविंद के बीच केशव आ गए। समझ नहीं आया? उमा भारती और गोविंदाचार्य के बीच नागपुर का केशव भवन आ गया। किताबों के पन्ने पलटेंगे तो समझ आ जाएगा कि कैसे इतनी रूहानी मोहब्बत की दास्तान सियासत के पैरों तले रौंद दी गई। चूंकि इस रिश्ते के लिए उमा भी तैयार थी, गोविंद भी तैयार थे, नहीं तैयार था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो संघ जिसके आला चेहरे लगातार उमा और गोविंद को सियासी मुकामों की दुहाइयां देते हुए इस रिश्ते से आज़ाद हो जाने की दलीलें दे रहे थे। अब ये उमा और गोविंद का निजी फैसला था कि उन्होंने अपनी मोहब्बत का गला घोंट सियासत की उंगली थामे रहना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आला नेताओं की उंगली थामे रहना ज़्यादा मुनासिब समझा। और शायद इसीलिए दोनों ने बरस 1992 के शुरुआती महीनों में हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाने का फैसला ले लिया। मगर दूर हो जाने का फैसला लेने से दिलों में बैठी हुई मोहब्बत थोड़ी ना दब जाती है, वो तो जिंदा रहती है। और शायद इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए वो मोहब्बत ही थी जिसने इन दोनों को ताउम्र किसी और के साथ जुड़ने के लिए तैयार ही नहीं किया। उमा ने तो उसी वक्त फैसला ले लिया था कि अगर गोविंद नहीं तो कोई और नहीं। तभी तो बरस 1992 के शुरुआती महीनों में ही महज 31 वर्ष की उम्र में नर्मदा मैया के उद्गम अमरकंटक में उमा ने साध्वी हो जाने का फैसला कर लिया और उमा भारती साध्वी उमा भारती बन गई। और गोविंद ने भी ताउम्र कभी किसी और की ओर मुड़कर नहीं देखा। इन दोनों ने अपने रिश्ते की मर्यादा बचाए रखते हुए शायद नदी के दो किनारे बनना ही स्वीकार किया। नदी के वो दो किनारे जो कभी मिलते नहीं हैं मगर एक दूसरे के साथ तो हमेशा रहते हैं ना। गोविंद और उमा भी एक दूसरे के साथ हमेशा रहे, आज तलक रहे। करीब 34 वर्ष होने को आए हैं दोनों को अलग हुए, मगर आज भी गोविंद और उमा की तस्वीरें एक दूसरे के साथ कैद हो ही जाती हैं। दिल का रिश्ता है, ऐसे थोड़ी ना टूट जाता है। और जब कोई दिल के इतने करीब हो तो उससे जुड़ी हर बात, उससे जुड़े हर शख्स से आपको फर्क पड़ने लगता है। और शायद ये भी एक वजह कही जाती है कि गोविंदाचार्य के सियासी विपक्षी कहे जाने वाले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से उमा की कभी कोई खास बनी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता के तौर पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान जरूर देती थी उमा, मगर हमेशा उमा की गिनती आडवाणी कैंप के नेता के तौर पर ही की गई। उमा और अटल की कभी नहीं बनी। मगर तकदीर का खेल कहिए या नियति का संयोग कि जिस अटल बिहारी वाजपेयी से उमा की कभी बनी नहीं, उसी अटल बिहारी वाजपेयी ने उमा को उमा की जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात नजर कर दी बरस 2002 में भोपाल के लाल परेड मैदान की उस रैली के भीतर, जहां मंच पर खड़े हो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उमा भारती को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के भीतर भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। और यकीन करिए हमारा, इस घोषणा के पहले की उमा और इस घोषणा के बाद की उमा में जमीन और आसमान का फर्क हो चुका था। क्योंकि इस घोषणा के पहले उमा अकेले थी और इस घोषणा के बाद
उमा को बिपाशा का साथ मिल चुका था। जानता हूं सवाल कौंध रहे होंगे आप सबके जहन में कि उमा भारती को बिपाशा बासु का साथ कब मिला। तो ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। असलियत में उमा को बिपाशा बासु का साथ नहीं, महज बिपाशा नाम का साथ मिला था। दरअसल उमा ने 10 साल के दिग्विजय सरकार के शासनकाल को कटघरे में खड़ा करने के लिए बिजली, पानी और सड़क, इन 3 मुद्दों को सबसे आगे रखा और इन 3 मुद्दों को संक्षिप्त रूप से पुकारने पर बनता है बिपास। बिजली का बी, पानी का पा और सड़क का सा। और यह दौर था बरस 2002-03 का, जब 70 mm की सिल्वर स्क्रीन पर हुई बिपाशा बासु की नई एंट्री ने हिंदुस्तान में आग लगा रखी थी, विशेष तौर से युवाओं के बीच। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस वक्त ऐसा लगा कि अगर नारे में ये बिपास के स्थान पर बिपाशा लगा देंगे तो इस नारे की लोकप्रियता को पंख लग जाएंगे। और हुआ भी यही। इस नारे में बिपाशा नाम के नए नाम ने जुड़ते ही मध्य प्रदेश की सियासत में खड़े कांग्रेस के दिग्विजयी दुर्ग के बुर्जों के ढहने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो 8 दिसंबर 2003 आते आते मुकम्मल अंजाम तक पहुंच गया, जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के भीतर उमा भारती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 173 सीटों का प्रचंडतम बहुमत हासिल कर नया इतिहास रचा और इस तरह स्थापित हुआ मध्य प्रदेश की धरती पर एक साध्वी का सियासी साम्राज्य। किंतु, परंतु, लेकिन जो लगाना हो लगा लीजिए, क्योंकि साम्राज्य स्थापित होने और साम्राज्य कायम रहने के बीच का जो फासला है ना, ये फासला जल्द ही उमा को इल्हाम कराने वाली थी उमा की अपनी तकदीर। जिस तकदीर की नैया वहां डूबी जहां पानी कम नहीं था ही नहीं। माने उमा भारती के सियासी साम्राज्य स्थापित होने की दास्तान जितनी लंबी नजर आती है, उस साम्राज्य को शून्य तलक पहुंचने में उतना ही कम वक्त लगता है। माने बस एक रात कल्पना कर सकते हैं आप? तो कीजिए ना, गोवा के होटल में गुजारी गई उस एक रात की कल्पना करिए, जिस एक रात ने उमा भारती के सियासी करियर को हमेशा हमेशा के लिए तबाह करके रख दिया। अब जहन में सवाल कौंध रहे होंगे, कैसी गोवा की रात और कैसे उमा भारती का करियर हुआ तबाह? तो अगर इसका जवाब जानना है तो हमारे साथ चलना पड़ेगा आज से करीब 30 बरस पहले। बरस था 1995 और जगह थी कर्नाटक का हुबली मैदान, जहां प्रशासन ने सामाजिक सद्भाव बिगड़ने के डर से एहतियातन किसी भी तरह की सियासी गतिविधि पर पाबंदी लगाई हुई थी। मगर उमा तो ठहरी उमा, बगावत रगों में बहती है उमा के। तो उमा ने उस रोज प्रशासन के इस एहतियातन किए गए फैसले की धज्जियां उड़ाते हुए कर्नाटक के हुबली मैदान में तिरंगा यात्रा निकाल डाली, तिरंगा रैली की, तिरंगे फहराए। यकीनन तिरंगा फहराना अपराध नहीं है, मगर कानून की नजर में प्रशासन के आदेशों की ऐसी बखिया उधेड़ना अपराध की कतार में जरूर आता है। और शायद यही वजह थी कि उमा भारती की इस तिरंगा रैली के बाद उमा पर कई मुकदमे दर्ज हुए और इन्हीं मुकदमों में से एक मुकदमे की कार्रवाई के तहत उमा के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट रिलीज हुआ बरस 2004 के उसी दौर में, जब उमा नई नई मध्य प्रदेश की सियासी कमान अपने हाथों में संभाल रही थी। जानता हूं आप सब में से अधिकांश के जहन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसे गैर जमानती वारंट तो नेताओं के खिलाफ जारी होते ही रहते हैं, इनसे उमा भारती जैसे बड़े सियासतदार को कैसी तकलीफ? तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि यकीनन नेताओं के खिलाफ जमानती गैर जमानती वारंट रिलीज होते रहते हैं और इससे उनकी सियासत पर कोई खासा असर नहीं पड़ता है हिंदुस्तान की सियासत में, मगर वो उस सूरत हाल में जब उनकी अपनी पार्टी और उनके अपने नेता तो उनके साथ खड़े हों। मगर यहां तो उमा की खुद की पार्टी ने ही उमा के खिलाफ सबसे बड़ी अड़चन पैदा कर दी थी, जो नई नई बनी केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ संसद में हल्ला बोल के बैठी थी कि कांग्रेस के उन तमाम नेताओं का इस्तीफा हो सदन से जिन पर किसी तरह के एफआईआर या मुकदमे दर्ज हों। तो जाहिराना तौर से
ये तो कुदरत का कानून है कि अगर आप किसी पर एक उंगली उठाएंगे तो 3 आप पर उठेगी। तो जब समूची भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हल्ला बोल रही थी कि जी जिनके खिलाफ छोटे मोटे मुकदमे भी हों उनका इस्तीफा किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के एक सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट रिलीज हो और उसका इस्तीफा भी ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? तो जाहिराना तौर से इन परिस्थितियों में दबाव उमा भारती पर बना, मगर फिर भी उमा तब तक पारखी सियासतदार हो चुकी थी, इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं थी। घुटने टेकना तो उमा के स्वभाव में ही नहीं था। इसीलिए उमा ने आनन फानन में सियासी तिकड़म भिड़ाते हुए मध्य प्रदेश सीआईडी के कुछ अधिकारियों को गुप्त रूप से कर्नाटक भेजा कि वो वहां जाकर मुकदमे के इस गैर जमानती वारंट को लेकर किसी तरह की सहूलियत हासिल कर लें जिससे उनकी कुर्सी बची रहे। मगर तब शायद उमा को रत्ती भर भी इल्हाम नहीं रहा होगा कि जिन हाथों में वो अपनी उम्मीदों की डोर सौंप रही हैं वही हाथ उमा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच बंधी हर डोर काट के रख देंगे। वो अधिकारी जिन्हें उमा ने हिदायत देकर कर्नाटक रवाना किया था, मौके की नजाकत से भी वाकिफ कराया था, कहा था कि जल्द से जल्द अदालत पहुंचकर हर संभव संभावनाएं तलाशें, वो अधिकारी अदालत छोड़ दीजिए कर्नाटक ही नहीं गए, बल्कि कर्नाटक से 200 किलोमीटर दूर गोवा के समंदर किनारे एक बहुमंजिला होटल में आराम फरमा रहे थे। माने शायद ही आपको हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी दूसरी नजीर देखने को मिले जब एक मुख्यमंत्री अधिकारियों को कोई निर्देश देकर रवाना करे और वो अधिकारी इस कदर उस मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना कर दें। मगर उमा के साथ ऐसा हुआ और फिर इसके बाद वही हुआ जो होना था। न गैर जमानती वारंट में कोई सहूलियत हासिल हुई और ना उमा की कुर्सी बच सकी। और यकीन करिए हमारा, एक दफा बरस 2004 में उमा के हाथों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सिंहासन क्या फिसला, मानो समूची सियासत ही बंद मुट्ठी में समाई रेत की तरह फिसलती चली गई, जिसे थामने की उमा ने चाहे जितनी कोशिशें की, हर कोशिश नाकाम होती चली गई और उमा की सियासत कभी 2004 के पहले वाले रंग में लौट ही ना सकी।